नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में भी आप लोगों ने जो है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को देखा था कि हमने जो है एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशंस के जो 2020 के क्वेश्चन हुए थे, आपको पता है कि आज से पहले जो है वो लास्ट टाइम पे मतलब 2025 से पहले जो है वो 2020 में कमीशन देखने को मिला था। वो जिस मर्जी का था, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल, इस तरीके के आपने देखे थे, है ना। उसके बाद काफी टाइम बाद जो है वो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो जितने भी आप लोगों के 2015 से 2025 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस की आप लोगों के लिए सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है। हमने जो है आर्ट्स के क्वेश्चन भी इसी तरीके से साइकोलॉजी के देखे, नॉन मेडिकल के हम देख रहे हैं, मेडिकल के हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जेबीटी के भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे आज जो है 2018 के जो आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स की कर रहे हो, टीजीटी मेडिकल की कर रहे हो, टीजीटी नॉन मेडिकल की कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि ये नॉन मेडिकल से उठाए गए क्वेश्चन हैं तो नॉन मेडिकल वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगे, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से हैं जहां पर साइकोलॉजी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर टॉपिक भी देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से उठाया गया है। इंटेलिजेंस से जो है ये टॉपिक यहाँ पर उठाया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है द 3-डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। 3 डायमेंशनल के बारे में बात कर रहे हैं हम। एक आती है हमारे पास ट्रायआर्किक थ्योरी और एक आती है 3 डायमेंशनल। ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, सेम मान के मत चलिएगा। जब हम यहाँ पर 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल थ्योरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, 3 आयामी है, 3 आयाम है, 3 डायमेंशंस है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम इसी क्वेश्चन की। जब हम जो है वो 3 डायमेंशनल के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रखिएगा, डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल यानी कि बुद्धिमत्ता का त्रिविमीय सिद्धांत बोला जा रहा है। 3 डायमेंशनल को क्या कहा गया यहाँ पर, त्रिविमीय सिद्धांत। तो ये जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2018 का क्वेश्चन है। स्टर्नबर्ग ने दिया है, गार्डन ने दिया है, गोल्डमैन ने दिया है या गिलफर्ड ने दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिलफर्ड आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जेपी गिलफर्ड है, कंप्लीट नाम इनका, इन्होंने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। जो संज्ञान पर आधारित मॉडल था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने जो है वो प्रपोज किया है, जेपी गिलफर्ड ने किया है। इनमें इन्होंने जो है वो 3 डायमेंशंस बताई हैं, 3 विमाएं बताई हैं, 3 आयाम बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ऑपरेशंस, सेकंड आता है कंटेंट्स और थर्ड आता है हमारे पास प्रोडक्ट आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो ऑपरेशंस हैं, हिंदी में अगर बात करें तो इन ऑपरेशंस को क्या कहा जाता है, संक्रियाएं कहा जाता है। हिंदी में भी आपको इनके नाम पता होने चाहिए, इन्हें संक्रियाएं कहा जाता है। और ये कंटेंट है, और कंटेंट को क्या कहा जाता है, सामग्री कहा जाता है। और प्रोडक्ट की बात करें तो इन्हें उत्पाद कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम संक्रियाओं की बात करें, जो हमारे ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस में क्या होती है, जो संक्रियाएं हैं, इसमें हमारी क्या होंगी, जो कॉग्निशन से रिलेटेड यानी कि जो संज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं वो शामिल हैं आपके ऑपरेशंस के अंदर, जिनमें मतलब आपका क्या क्या यूज होता है, आपकी मेमोरी यूज हो रही है, आपकी स्मृति यूज हो रही है, जहां पर आप संज्ञान यानी कि सोचने समझने की चीजें कर रहे हो, जहां पर आप जो है वो इवैल्यूएशन कर रहे हो, जहां पर आप जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हो। इन सभी चीज़ों के लिए जो है वो क्या ज़रूरी है, हमारा कौन सी विमाएं ज़रूरी है ऑपरेशंस के अंदर जो है हम यहाँ पर इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल है, इवैल्यूएशन, मेमोरी और प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं।
दूसरी बात करते हैं कंटेंट की, यानी कि जो हमारी सामग्री है ये कंटेंट हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में देखते हैं, जो ये उन सामग्री का या उन जानकारियों के बारे में बताता है जिसमें संक्रियाएं लागू होती हैं। यानी कि संक्रिया का मतलब है जहां पर कोई ना कोई जो है वो क्या होती है, कोई ना कोई आकृति यानी कि फिगर हो गया, आपका कोई ना कोई सिंबल यूज होता है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कंटेंट्स यानी कि सामग्री। और तीसरी बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, जिसमें आपके कुछ यूनिट्स होते हैं। विशेष सामग्री के लिए हम जो है वो संक्रियाओं को लागू करने का परिणाम आपके पास होता है उत्पाद। इसमें इकाइयां आती हैं, जैसे आपके कुछ यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर हम वो यूनिट्स हैं, आपके कुछ वर्ग हैं यानी कि क्लासेस हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती हैं। इतने चीज आपने ध्यान रखना है। फिर मैंने एक और आपको कहा था, एक है ट्रायआर्किक। तो जो ट्रायआर्किक थ्योरी है, वो ट्रायआर्किक थ्योरी किसने दी है, स्टर्नबर्ग ने दी है। ट्रायआर्किक अलग है और 3 डायमेंशनल अलग है। ये जो ट्रायआर्किक है इसमें भी हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस हो गया, सेकंड एनालिटिकल हो गया, और थर्ड हमारे पास जो है वो क्रिएटिव हो गया। एनालिटिकल को किस नाम से जाना जाता है, कंपोनेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायआर्किक थ्योरी किसने दी है, तो वो स्टर्नबर्ग ने दी है। और अगर आपसे जो है वो 3 डायमेंशनल के बारे में बात हो रही है, तो 3 डायमेंशंस जो किसने दी हैं, वो जेपी गिलफर्ड ने दी है। ये आप लोगों को यहाँ पे बात याद रखनी है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सेकेंड क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक कैटेगरी। यहां पर पूछा जा रहा है द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स इज। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो ह्यूमन नीड की हायरार्की के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में किसने कहा है, तो उसके बारे में मैस्लो ने कहा है। मानवतावाद की मांग या आवश्यकता की मांग, इस तरीके से भी हम जो है इस थ्योरी को जानते हैं। ठीक है, अब्राहम मैस्लो इनका कंप्लीट नाम है। 1952 में या 1952 या 1954 में जो है इन्होंने जो है वो इस चीज के बारे में बताया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। मैस्लो की मानव आवश्यकताओं की पदानुक्रम में सबसे बुनियादी श्रेणी पूछा जा रहा है, मोस्ट बेसिक पूछा जाता है। सबसे लोएस्ट कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कौन सी है। बेसिक यानी कि लोएस्ट के बारे में बात हो रही होगी, तो ये भी आप देख पा रहे हो 2018 के कमीशन में पूछा है। सबसे पहले आता है बिलोंगिंगनेस की नीड, सेकंड है लव नीड, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, और लास्ट है सोशल नीड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि क्या है, सबसे पहले उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो उसकी क्या है, बेसिक नीड है। उसकी शारीरिक आवश्यकताओं का मतलब क्या है कि उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सोने, है ना, ये सारी चीजें, खाना पीना सोना, ये सारी चीजें हैं। तो ये किसके अंदर आती है, फिजियोलॉजिकल नीड। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, फिजियोलॉजिकल नीड्स लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये सबसे पहले जो है वो बेसिक चीज रहती है ह्यूमन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड का मतलब है जो अधिगम रूप से अक्षम है। चिल्ड्रन परफॉर्म वेरी पुअर इन, वो जो है वो किसमें सबसे पुअर परफॉर्म करते हैं, जो अधिगम के तौर पर हम बोल रहे हैं, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है वो सबसे पुअर किसमें परफॉर्म करेगा। ये क्वेश्चन भी 2018 के कमीशन पे पूछा जा रहा है। हिंदी में अगर बात करें तो सीखने में अक्षम बच्चे किस क्षेत्र में बहुत कमजोर होते हैं या बहुत कमजोर प्रदर्शन करते हैं, तो किस में प्रदर्शन कम करते हैं, टेक्निकल एरियाज में, टेक्निकल जो काम है, या मैकेनिकल एरियाज में, एकेडमिक एरियाज में, ऑल ऑफ अबव। तो क्या लगता है आपको कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एकेडमिक पर्पस पे जो है वो लो परफॉर्म करेंगे या कम वीक परफॉर्मेंस होगी उनकी। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्ट्रगल मेनली विद रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक कोर एकेडमिक स्किल्स। कोर एकेडमिक स्किल्स का मतलब है जैसे प्लस माइनस हो गया,
जो बेसिक स्किल्स होती है उनके अंदर जो है वो उसको क्या होगा, पढ़ने में, लिखने में और जो थोड़ी बहुत गणना करने में उसको जो है वो समस्या आती है। ये किस में आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर। आपने डिसग्राफिया के बारे में, डिसकैल्कुलिया के बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में सुना होगा। डिसग्राफिया किससे रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है। डिसकैल्कुलिया किससे रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। और डिसलेक्सिया जो है वो किससे है, रीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है। और उसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेंगे। एक नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7018186561। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने जेबीटी का मिशन फिल किया है ना, या फिल कर रहे हैं, या उसके अलावा किसी ने टीजीटी का मिशन आप लोगों ने देना है, टीजीटी आर्ट्स हो गया, टीजीटी मेडिकल हो गया, टीजीटी नॉन मेडिकल, तो जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो इस नंबर के थ्रू जो है वो कॉल कर सकता है। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपके कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो यहाँ से इसके थ्रू आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। रही बात इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं 4 से 5 आवर की। ठीक है, 4 to 5 आवर्स आप लोगों को जो है वो क्लासेस देखने को मिलती है। उसके अलावा जो क्लासेस होती हैं, अगर आप किसी रीजंस की वजह से उनको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो है वो बाद में ड्राइव पे देख सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को जो है उनकी जब भी क्लास होती है तो उसके बाद आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, और उसके अलावा आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को जो है एक कंप्लीट कोर्स के अंदर मिलने वाला है। तो ये रहा आपके पास नंबर, इस नंबर के थ्रू कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे भी आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिस भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हो। ठीक है जी, चलिए ये रही इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वॉज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्राइड। विच थ्योरी, कौन सी थ्योरी है पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की, जो कि सिगमंड फ्राइड ने। पहली बात, पर्सनैलिटी की थ्योरीज किसने दी है, पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है आपके सिगमंड फ्राइड ने, लेकिन कौन सी, उस थ्योरी के बारे में बात हो रही है, सारी तो नहीं दी होगी, है ना। तो सिगमंड फ्राइड द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था, साइको एनालिटिक यानी कि मनोविश्लेषणवाद, बिहेवियरिस्टिक यानी कि व्यवहारवाद, ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावाद, और साइको सोशल मनोसामाजिक। तो इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कि सिगमंड फ्राइड ने दी है, तो वो दी है साइको एनालिटिकल यानी कि मनोविश्लेषणवाद से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्राइड्स थ्योरी फोकसेस ऑन अनकॉन्शियस माइंड, उन्होंने अचेतन मन के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है, एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेपिंग पर्सनैलिटी, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी पर्सनैलिटी को शेप कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी फाउंड आउट बाय, छात्रों की विशेष शिक्षण समस्याओं का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, कि स्टूडेंट्स को जो है वो समस्या है, उस समस्या को पहचानने को हम क्या कहेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2018 का ही क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो उसको इवेल्युएशन कहेंगे यानी कि मूल्यांकन कहेंगे, डायग्नोसिस यानी कि उसको जो है वो निदानात्मक कहेंगे, सिलेक्शन यानी कि चयन कहेंगे, या ऑल ऑफ अबव। तो हम छात्रों की विशेष शिक्षण की जो समस्या है उसका हमें पता लगाना है, पता लगाने को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डायग्नोसिस। ठीक है, और उसको अगर हमने खत्म करना है समस्या को तो उसे रेमेडियल कहा जाता है। ठीक है, आपने डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डायग्नोसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग चैलेंजेस, जो डायग्नोसिस है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, और स्टूडेंट्स को उसके जो लर्निंग चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1944 की अगर हम बात करें, हु प्रेजेंटेड अ स्कीम नोन एज सर्जेंट प्लान, जिसको सर्जेंट प्लान के नाम से जानते हैं,
तो वो कौन सी स्कीम है, किस उस स्कीम को किसने प्रेजेंट किया था? सर्जेंट योजना आपने याद रखनी है, 1944 से संबंधित। किसने प्रस्तुत की थी ये योजना, सर्जेंट योजना? तो एनसीटीई ने की थी, एनसीईआरटी ने की थी, एचआरडी मिनिस्ट्री ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि द सर्जेंट प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट सर जॉन सर्जेंट, का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने जो है वो सर्जेंट प्लान को जो है वो बताया था, सर्जेंट प्लान के बारे में बताया था, नॉट बाय एनी लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस। जो और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बताए हैं आपका एनसीटी, एनसीईआरटी, एचआरडी मिनिस्ट्री, उन्होंने नहीं बताया है। सर्जेंट योजना जो है वो किसके द्वारा लाई गई थी? सर्जेंट के थ्रू लाई गई थी। पूरा नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, सर जॉन सर्जेंट, यहाँ पर इनका कंप्लीट नाम देखने को मिलता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला जा रहा है? इफ अ स्टूडेंट फेल्स टू आंसर अ क्वेश्चन इन योर क्लास, कोई स्टूडेंट है, आपने उससे क्वेश्चन पूछा और वो जो है उस क्वेश्चन का आंसर देने में जो है वो असमर्थ है, नहीं दे पाया, फेल हो गया, यू विल, तो आप क्या करोगे? ये पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको पनिश करेंगे, पनिश हर, और हिम भी बोल सकते हैं। आस्क हर टू सिट डाउन, उसको जो है वो बैठने के लिए कहेंगे। ट्राई टू प्रमोट हर, हम उसको जो है वो प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। आस्क अनदर स्टूडेंट्स टू आंसर, किसी और स्टूडेंट को कहेंगे कि तुम जो है वो आंसर करो। क्या करेंगे इनमें से? तो देखो, हम बच्चे को पनिश तो कभी नहीं करेंगे, पनिशमेंट तो हम क्या कहेंगे कि ये तो जो है वो प्रोहिबिटेड है, इसको नहीं बोला जाता है कि ये नहीं देनी है बच्चे को। उसको हम जो है बैठने के लिए भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे उसकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, है ना। और हम किसी और बच्चे को अगर उठा रहे तो उस बच्चे में क्या होगा? इंफीरियरिटी आ सकती है कि नहीं? तो हम उसको क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, या प्रमोट, प्रॉम्प्ट भी आप इसको बोल सकते हो, प्रमोट भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम उसको प्रमोट करेंगे कि हाँ बच्चे आप बोल सकते हो, आप ठीक बोल रहे हो, थोड़ा सा आप उसको हिंट करोगे ताकि वो आंसर दे सके। तो एनकरेजमेंट जो है, यानी कि बच्चे को आप क्या कर रहे हो? प्रोत्साहित कर रहे हो। एनकरेजमेंट इज की इन एजुकेशन, शिक्षा में ये क्या है? एक की है। एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन, और ये जो है वो स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को और उसकी जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, उसको क्या करती है? बूस्ट करती है, बोला जा रहा है। ठीक है जी, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर? जो एक टीचर है, एक शिक्षक है, उसकी सबसे मेन जो यहां पर क्या पूछी जा रही है? क्वालिटी, यानी कि उसका गुण। निम्नलिखित में से शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इस चीज का आंसर देखा जाए तो मैंने आपके साथ जो है वो प्रीवियस क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सी जो है वो विशेषताएं होती हैं एक अच्छे टीचर की, तो उसमें जो है हमें जिस तरीके की ऑप्शंस होती है उस तरीके से हमें आंसर देखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो देखा जाता है कि अगर वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहा है, इम्पार्शियलिटी रख रहा है, इम्पार्शियल है वो सबके साथ में, पार्शियलिटी नहीं कर रहा है, तो वो उसका सबसे मेन जो है वो गुण माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इम्पार्शियलिटी के बारे में, इम्पार्शियल होने के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है उसकी पंक्चुअलिटी, कि वो पंक्चुअल है अपने टाइम को लेके, कंटेंट में उसकी मास्टरी है, कम्युनिकेशन में उसकी कॉम्पिटेंसी है कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, या बी और सी। तो पंक्चुअलिटी तो हर किसी के उस पर हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक स्पेसिफिक टीचर की हम बात करें। एक टीचर के अंदर कंटेंट के अंदर मास्टरी भी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ गुड टीचर मस्ट नो द सब्जेक्ट वेल एंड बी एबल टू कम्युनिकेट इट इफेक्टिवली, यानी कि एक अच्छा टीचर जो है वो क्या होना चाहिए? उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी होनी चाहिए मतलब। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग आप सभी ने की है, चाहे जेबीटी का स्टूडेंट है, बीएड का स्टूडेंट है, जो भी है ना, तो आपको पता है माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ, माइक्रो टीचिंग किसके लिए उपयोगी है? कैसे स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है?
टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2018 का क्वेश्चन है। सिर्फ प्राइमरी क्लास के लिए जो है वो माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, हायर क्लासेस के लिए करवाई जाती है सिर्फ, या ए और बी दोनों के लिए करवाई जाती है, या नन ऑफ दीज। तो आपने माइक्रो टीचिंग किसके लिए की है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए या सेकंड के लिए, या फर्स्ट और सेकंड के लिए? तो हमने दोनों के लिए किया। आपने देखा होगा कि आप जो है वो 1st to 5th वालों को भी पढ़ा रहे हो, 6th to 10th वाले को भी पढ़ा रहे थे, है ना। तो ये दोनों के लिए की जाती है, प्राइमरी के लिए भी और हायर के लिए भी। तो माइक्रो टीचिंग हेल्प्स इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स, जो हमारे शिक्षण के कौशल हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए की जाती है एट ऑल लेवल। सभी स्तरों की बात करें, सभी लेवल्स पे, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो मिडिल है, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सभी के लिए करवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बोला गया है द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वह शिक्षक जो शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू कर सकता है, उसके बारे में हमें बताना है कि क्या है। हैज प्राइड इन टीचिंग प्रोफेशन, उसको जो है वो टीचिंग प्रोफेशन पर प्राइड है। कैन प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन, कि वो रेडीमेड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा सकता है। एडजस्ट हिज मेथड टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, कि वो जो मेथड को, जो उसके मेथड को सूट करने वाले हैं उसके साथ में एडजस्टमेंट उनको करवाएगा, जो उसकी बच्चे की इंडिविजुअल चिल्ड्रन की नीड है उसके बारे में। और कंपेयर्स द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो शिक्षण की जितनी भी थ्योरीज हैं उनको वो कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे वह शिक्षक जो शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू कर सकता है, वो इनमें से कौन सा होगा? क्या चीज होती है जो इन सिद्धांतों को लागू करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। वो क्या करेगा, बोलते हैं ना, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड जो उसके मेथड्स हैं, जो आप बच्चे के लिए मेथड यूज करते हो, तो वैसे मेथड यूज करते हैं जो कि बच्चों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके लेवल के होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट हिज मेथड टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, अप्लाइंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, आप शैक्षिक मनोविज्ञान का यूज करके जो है इन्वॉल्व्स, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डिफरेंसेस एंड अडॉप्टिंग मेथड्स अकॉर्डिंगली, जिसमें सारी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। आप बच्चे को देखकर जो है उसके स्तर को देखकर, उसके जो डिफरेंसेस है, जो लर्निंग डिफरेंसेस उसको आ रहे हो, उन सारी चीजों को आप जो है वो क्या करते हो, समझते हो और उसको जो है अडॉप्ट करवाने में हेल्प करते हो, ताकि वो आसानी से जो है अडॉप्ट कर सके। ऐसे मेथड्स का आप यूज करते हो और उन मेथड्स का आप अच्छे तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर बताया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट्स वाज फर्स्ट रेकमेंडेड इन इंडिया बाय, भारत में छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन सबसे पहले किसने सिफारिश की थी कि छात्रों के द्वारा जो है वो शिक्षक का मूल्यांकन होना चाहिए? कोठारी कमीशन में बताया था, मुदालियर कमीशन में बताया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में बताया था, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। द 1986 की 2020 की नेशनल पॉलिसी आने से पहले 1986 की नेशनल पॉलिसी को हम अभी तक फॉलो करते आ रहे थे। तो 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एम्फेसाइज किया गया था इस चीज के ऊपर, फीडबैक मैकेनिज्म इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ टीचर, जिसमें कि शिक्षक की इवैल्यूएशन के बारे में बोला गया है कि शिक्षक की क्या करनी है, छात्र इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुड डिस्पैच के बारे में आप लोगों ने सुना है। वुड डिस्पैच वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो डिस्पैच है वो किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? रिलीजियस एजुकेशन के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज की स्थापना के लिए, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जो आपके एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उसको क्रिएट करने के लिए, और ग्रांट इन एड सिस्टम के लिए। तो ये जो वुड डिस्पैच है वो किसके लिए उत्तरदायी नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलीजियस एजुकेशन के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं था, बाकी सभी के लिए था। तो वुड डिस्पैच एक तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी डेट में आया था, तो 1854 1854 से है। प्रोमोटिंग सेक्युलर एजुकेशन के बारे में जो है ये प्रमोट करते हैं सेक्युलर और एजुकेशन को, एंड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को जो है इन्होंने जो है वो
क्या किया था, प्रमोट किया था, और नॉट रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस को नहीं किया था। मॉडर्न एजुकेशन की इन्होंने बात की थी, सेक्युलर एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन सुपरविजन इज, जो शैक्षिक पर्यवेक्षण है उसका मुख्य फोकस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, यानी कि एजुकेशन सर्विसेज है, डिसीजन मेकिंग है, या कंट्रोल है? 2018 के अंदर के सारे क्वेश्चन है ये। तो मेन फोकस क्या है एजुकेशन सुपरविजन का? करेक्ट आंसर होगा एजुकेशन है तो एजुकेशन सर्विसेज से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एजुकेशनल सुपरविजन इज प्राइमरली फोकसेस ऑन इंप्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग, जो आपका शिक्षण और अधिगम है उसको जो है वो इंप्रूव करने के लिए, किसके थ्रू? सपोर्ट के थ्रू और गाइडेंस के थ्रू एंड सर्विसेज के थ्रू, जो कि टीचर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड जो टीचर्स को और स्टाफ को प्रोवाइड कराया जाता है उसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप क्या है? ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी है, टीचिंग टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी है, या ये सभी? शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बारे में बात हो रही है, तो शैक्षिक किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है, और यहाँ पर आपके पास पूरा क्या बोला जा रहा है? टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, तो जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं टूल्स, डिवाइसेस एंड मीडिया, जो कहाँ पे यूज किए जाते हैं? इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी आती है जो शिक्षा के अंदर जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं, जो भी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, जो भी मीडिया यूज हो रहा है उनके लिए यूज की जा रही है। फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी बेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमने यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोई ऑप्शन भी नहीं थी। तो इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बेस प्रोवाइड करता है, आधार प्रदान करता है। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 35th क्वेश्चन, यूजीसी के बारे में आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1956 में यूजीसी की जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पे ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के एक एक्ट के थ्रू 1956 में जो है ये जो है एस्टेब्लिश हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करें, CABE है ये, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का मतलब क्या हुआ? आपने देखा जो हम जैसे इग्नो से कर रहे हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं हमारे, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बोला जाता है, CAB सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने पत्राचार पाठ्यक्रम प्रणाली को किस वर्ष लागू किया था? 1956 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि CABE इंट्रोड्यूस्ड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज टू एक्सपेंड, किस चीज के लिए किया गया था? कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऐसा तो नहीं है कि पहले दूसरी के बच्चे के लिए होगा, है ना? तो ये किसके लिए है? हायर क्लासेस के बच्चों के लिए। तो एजुकेशनल हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक्सेसिबिलिटी इन 1961 कि उन तक पहुंच हो सके, हायर एजुकेशन बच्चे प्राप्त कर सके, तो उसके लिए 1961 में जो है ये चीज लागू हुई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने अद्वैता और द्वैतवाद के बारे में सुना होगा। तो अद्वैता एंड द्वैता आर सब स्कूल्स ऑफ विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी? कौन से स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं, किसकी उपशाखाएं हैं ये? अद्वैत और द्वैत किस दार्शनिक संप्रदाय की उपशाखाएं हैं? वेदांता की है, सामख्या की है और विशेषिका की है, या न्याय की है, न्याय की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेदांत आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अद्वैता या जिसको नॉन डुअलिज्म
और द्वैता, जिसको ड्यूअलिज्म बोला जाता है, आर प्रोमिनेंट सब स्कूल्स विद इन वेदांता फिलॉसफी। यानी कि अद्वैत, जिसको गैर द्वैतवाद बोला जाता है, द्वैत यानी कि द्वैतवाद दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन के प्रमुख उप संप्रदाय हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है NUEPA इज मेनली कंसर्न्ड विथ, ये जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एजुकेशनल प्लानिंग से संबंधित है, एजुकेशनल सुपरविजन से संबंधित है, एजुकेशनल यूनिटी से संबंधित है, या एजुकेशनल इवोल्यूशन से संबंधित है। और ये आपके 2016 के कमीशन में पूछा गया था नॉन मेडिकल में। ठीक है, तो ये NUEPA है क्या? पहले तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। ये जो है वो इस चीज में फोकस किस चीज के ऊपर करता है? क्या है ये? करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ये किस चीज से कंसर्न करता है? एजुकेशनल प्लानिंग से कंसर्न कर रहा है NUEPA। नाउ इसको हम जो है वो NIEPA के नाम से भी जानते हैं। फोकसेस ऑन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो भी हमें एजुकेशन में प्लानिंग, योजना करनी है, मैनेजमेंट करनी है शिक्षा में, उस चीज के लिए, जो उस चीज पर फोकस करने के लिए ये चीज जो है वो शुरू की गई थी। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द NCERT केम इनटू बीइंग इन द ईयर। केम इनटू मतलब कब वो आई थी? NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है NCERT बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 1961 होगा। ठीक है, NCERT was established in 1961। असिस्ट एंड एडवाइस, ये क्या करता है? असिस्ट करता है, एडवाइस करता है किसको? जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है एजुकेशन के मैटर्स में, उसके लिए जो है वो क्या करेगा? असिस्ट करता है। 1961 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, कि कुछ क्या उसका मुख्य उद्देश्य था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंप्रूविंग प्राइमरी स्कूल, जो नेशन वाइड आपने जो है प्राइमरी स्कूल को इंप्रूव करना है उसके लिए था। मेकिंग ऑल ग्रुप्स लिटरेट, कि आप सारे ग्रुप्स को साक्षर बनाना चाहते थे। टीचिंग ओल्ड एज पीपल टू रीड, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको पढ़ाना चाहते थे। इंप्रूविंग हाई स्कूल नेशन वाइड, कि जो हाई स्कूल है नेशन वाइड उनको इंप्रूव करना चाहते थे। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए जो है वो शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंप्रूव, जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको नेशन वाइड इंप्रूव करने के लिए जो है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एम्ड टू एनहांस बेसिक फैसिलिटीज एंड टीचिंग एड्स इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज जो भी हैं और टीचिंग एड्स की बात की, उनको प्रोवाइड करने के बारे में, इन चीज़ों को बढ़ावा, इनको बढ़ाने के लिए जो है, एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा जिसको जो है हमारे साथ में कोर्सेज में जो है वो ज्वाइन होना होगा, तो एक नंबर है आप लोगों के पास 7018186561। इस नंबर पर आप जो है वो कॉल भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर एप्लीकेशन के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग इस नंबर के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस पे जो है वो कॉल करिए, आप लोग व्हाट्सएप करिए और यहाँ से भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप लाइव क्लासेस को नहीं अटेंड कर पाते हैं, आपको हर क्लास के बाद जो है वो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। जो आप लोगों ने जो है क्लास के अंदर पढ़ा है उसकी पीडीएफ आप लोगों को पीएनजी फॉर्म में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों की आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। इसी से आगे जो है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।